ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। है भी जहां भी 20 बच्चे हैं वहां स्कूल खुलेगा। शिक्षा को खत्म करने के लिए, ये शिक्षा को खत्म करने वाली नीति है 2020 वाली, इसको लागू करके धीरे धीरे इन स्कूलों को तोड़ना चाहते हैं। स्कूलों को तोड़ने के बाद इसको प्राइवेट दे देंगे भी बच्चे ना आए। क्या सिर का जो डॉक्टर है उसको उठा लिया, न्यूरोसर्जन को उठा लिया जाए अस्पताल से, क्या वो दूसरा ऑपरेशन करने वाला उस सिर का ऑपरेशन कर देगा? RTE राइट टू एजुकेशन, जन शिक्षा का अधिनियम ये कहता है कि बच्चे के पास शिक्षा आनी चाहिए। हैं सरकार ये सिस्टम करने वाली जो अंग्रेजों के टाइम में होती थी, कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही शिक्षा रही। नागरिकता कहाँ से आती है? कई स्कूलों को खत्म करने का जो सरकारी फरमान आया है उसके बारे में तो धीरे धीरे इंजेक्शन लगा के देख रहे हैं ये भी। ग्रामीणों में क्या रोष आता है, टीचरों में, संगठनों में क्या रोष रह जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम विभिन्न पहलुओं पर आपसे चर्चा करते हैं, चाहे वो बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, हर विषय की तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक कैशियर जिला सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद कुमार जी। आपको बता दें कि विनोद कुमार जी से आज हमारे तमाम सवाल रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि अध्यापक जो हैं स्कूल के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रामीण भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि लगातार ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं, इन ट्रांसफरों के कारण जो है नकारात्मक प्रभाव जो है विद्यालयों के अंदर पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे स्कूल भी सिरसा जिले के अंदर है जिन्होंने अपने प्रदेश, देश और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले द ग्राउंड नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है कि आपने जो आज हरियाणा के अंदर हर गांव के अंदर, हर ग्रामीण के अंदर एक मुद्दा बना हुआ है कि अध्यापकों के साथ क्या हो रहा है, हमारे स्कूलों के साथ क्या हो रहा है, इस चर्चा के लिए आपने मेरे को बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने पिछले कुछ दिनों से स्टोरी भी चलाई है, न्यूज भी दिखाई है कि हर विद्यालय के अंदर टीचर के ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या कुछ कहना? ऐसा है इंदौरा जी, इसमें मेन है कि अध्यापकों के तबादले होते हैं पिछले कई सालों से, ऑनलाइन तबादले होते हैं जिसमें पोर्टल चलता है। पोर्टल में अध्यापक होता है, वो अपना चॉइस का स्टेशन भरते हैं, उसके बाद तबादले हो जाते हैं। इस बार क्या हुआ है कि तबादला नीति के साथ साथ इसमें पोर्टल के साथ साथ सरकार ने एक राजनीति के तहत इसमें रैशनलाइजेशन किया है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर ले जाना चाहता हूँ। जैसे मान लो गांव के अंदर सरपंच का चुनाव हो गया, तो MLA का इलेक्शन हो गया, तो आप लोकसभा का इलेक्शन हो गया। जब भी हमारे कोई इलेक्शन होते हैं, जब भी कोई कैंडिडेट उस इलेक्शन के अंदर अपना नामांकन पत्र भरता है, क्या नामांकन पत्र भरने के बाद कोई गाइडलाइन आती है या नामांकन पत्र से पहले जो भी कोई परफॉर्मे भरने होते हैं, उस कैंडिडेट को अपनी डिटेल देनी होती है, वो पहले होता है या बाद में होता है? हमेशा ही होता है भी जो प्रक्रिया होती है वो नामांकन पत्र से पहले होती है। धोखाधड़ी यहीं से शुरू हो चुकी थी। जब ये पोर्टल शुरू हुआ था, पोर्टल से पहले बतानी होती है भी आपकी कितनी वैकेंसी है, कौन से स्कूल में कौन सी पोस्ट खुली है, कौन सी नहीं है, ये इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने पोर्टल खोला सरकार ने, और पोर्टल में सभी अध्यापकों से यस और नो के ऑप्शन कर दिए। जिनके 5 साल का एक जगह ठहराव हो चुका था उनको ऑटोमेटिक उनको यस हो गया, और जिनका 5 साल से कम था, 3 साल के बीच में था, उन लोगों के लिए ऑप्शन आया था यस और नो। सब लोगों ने जो कंपलसरी थे वो कंपलसरी हो गई, और जिन्होंने यस कर दिया वो यस हो गए, जिन्होंने नो कर दिया वो नो हो गए, बाकी बचे हुए। उसके बाद में ये सरकार का लेटर आया, 13/2/2022 का लेटर आया। ये लेटर बाद में आया। इस लेटर के बाद सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। सबसे बड़ी बात तो है कि इस लेटर के अंदर पहले क्या था, 6ठी 7वीं 8वीं मिडिल क्लासेस थी, मिडिल स्कूलों में या हाई स्कूलों में, ये एलिमेंट्री बीच का एक हिस्सा था, जिसमें 30 बच्चों के बाद 30 और 35 बच्चों के बाद में एक सेक्शन बनता था। यहाँ इन्होंने शरारत यही कर दी, 50 के ऊपर एक सेक्शन कर दिया। क्या कमरे में 50 बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं? RTE राइट टू एजुकेशन, जो ये मतलब जन शिक्षा अधिकार है, 2009 के अंदर आया था, भारत सरकार लेके आई थी। इसमें क्या किया था, इसमें ये कर दिया था कि बच्चों की जो संख्या है वो सेक्शन बना दिए भी। 1 से 5 तक 30 का सेक्शन रहेगा, 6 से 8 तक 35 बच्चों का सेक्शन रहेगा,
और 9 से 12 तक 40 बच्चों का सेक्शन रहेगा। इसके बाद अगर बच्चों की संख्या बढ़ जाती है तो उसके बाद सेक्शन बढ़ जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी मनमर्जी से अपने ही नियम बनाते हुए सभी क्लासों के अंदर 50 का कर दिया। तो यहाँ जब 50 के हो गए, जहाँ मान लो किसी पहले 36 बच्चों पर सेक्शन होना था, इन्होंने 50 पर कर दिया, तो टीचर वैसे स्कूलों में कम कर दिए। और साथ में इन्होंने एक और कर दिया कि जो राइट टू एजुकेशन है 2009, वो ये कहता है कि शिक्षा है या स्कूल है वो बच्चे के पास आएगा। उसमें बिल्कुल उस नियम के अंदर है कि जहां भी 20 बच्चे हैं वहां स्कूल खुलेगा। ठीक है, ये कहते हैं भी स्कूल तोड़ने मर्द करने हैं। ये जो अब शिक्षा नीति आई है NEP, वो 2020 है, उसके बना के नीति को लेके आए, वो लोकसभा में पास नहीं हुई है, सीधी की सीधी वो अपने इन्होंने मंत्रिमंडल में रखी और मंत्रिमंडल में पास कर दी। हमेशा तो इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी 1986 में आई थी शिक्षा नीति, और 92 को उसको लागू किया था। उस पर विचार किया जाता है। जिन पर लागू होनी होती है RT, अगर हम जो अपने NCERT है, SCERT होती है, उसके अंदर जो बड़े बड़े डॉक्टर विद्वान एजुकेशन से शिक्षाविद होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। चर्चा करने के बाद फिर वो नीति लागू होती है। लेकिन इन्होंने तो तुरंत प्रभाव से शिक्षा को खत्म करने के लिए, ये शिक्षा को खत्म करने वाली नीति है 2020 वाली, इसको लागू करके धीरे धीरे इन स्कूलों को तोड़ना चाहते हैं। स्कूलों को तोड़ने के बाद इसको प्राइवेट दे देंगे कि बच्चे ना आए। मेन इनका है भी बच्चे किसी बहाने से, बच्चे कब आएंगे? जब किसी स्कूल में टीचर होंगे तभी तो बच्चे आएंगे। जब वहां टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे, कहाँ क्या करेंगे? एक साल आ जाएंगे, अगले साल फिर नहीं आएंगे, क्योंकि टीचर ही नहीं है वहां। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, इन्होंने जो सर्विस रूल बनाए थे 2012 में नए सर्विस रूल आए थे। पहले जो सर्विस रूल थे वो 1998 के थे। इन्होंने जो अपना ढांचा है ना शिक्षा का, उसको 3 भागों में बांट लिया, 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12। तो 9 से 12 की जो क्लास के हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी लगती है और हाई स्कूल में भी लगती है। हाई स्कूल में इन्होंने उस रूल के तहत इन्होंने PGT के पद दे दिए। 9 से 12 9वीं 10वीं क्लास को PGT पढ़ाएंगे, 6 से 8 में TGT पढ़ाएंगे और 1 से 5 में PRT पढ़ाएंगे। PRT मतलब जो पहले JBT थे, मास्टर वर्ग था, CNB था, वो इसको TGT कर दिया। जो पहले 6 से 10 पढ़ाते थे, लेक्चरर थे, उनको PGT कर दिया, जो पहले 11वीं और 12वीं क्लास को पढ़ाते थे। लेकिन इन्होंने नए रूल के अनुसार एजुकेशन के उन्होंने 9-10 को ये कर दिया। ये कहते हैं, इनकी एक बात मान लेते हैं हम सरकार की भी, 9वीं और 10वीं क्लास है उसमें 2-2 सेक्शन बनते हैं, मान ली। लेकिन अगर 6ठी से लेके आप 10वीं तक की बात करोगे तो वहां कितने सेक्शन बन गए? 5 बन गए। 5 सेक्शनों के अंदर इनके इस लेटर के तहत, जो ये लेटर है इसका, इन लेटर के तहत भी अगर 5 सेक्शन बनते हैं, वहां अगर आप टीचर चाहिए, अगर आप TGT से भी पढ़ाना चाहते हो, PGT की जगह अगर TGT से मास्टर से पढ़वाना चाहते हो, तो भी इनके लेटर के अनुरूप जो पोस्ट इन्होंने दे रखी है, जैसे इन्होंने पहली पोस्ट SS की, एक पोस्ट साइंस की और एक पोस्ट संस्कृत की दे रखी है। भी सेकंड अगर पोस्ट बनेगी तो साइंस के साथ अगली मैथ की होगी, SS के साथ अगली इंग्लिश की होगी और संस्कृत के साथ अगली हिंदी की होगी। लेकिन इन्होंने 3-3 पोस्ट ही छोड़ दी है उन स्कूलों के अंदर। वहां एक टीचर को 62 पीरियड आ गए। क्या एक बात है, जैसा आपने बताया कि पहले जो है 30-35 बच्चे जो है पर सेक्शन के हिसाब से होते थे, अब 50 बच्चे कर दिए हैं। अगर पूर्व की बात करूं तो आप भी 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं आपने की है, बोर्ड की क्लासेज होती थी, आज बोर्ड नहीं रहा। पहले से लेकर के 9वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना, उनको पास कर देना। क्या ये ऐसे जो रूल है ये शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते? बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब आप कोई किसी भी प्रकार का आप टीचर नहीं दोगे, एक उदाहरण लेके चलता हूँ, हम चलते हैं सरकारी अस्पताल के अंदर, कोई भी अस्पताल है, उसके अंदर 40 डॉक्टर हैं अलग अलग के, 40 डॉक्टर हैं और उनमें से अगर 20 डॉक्टर हटा लिए जाएं, उस अस्पताल से 20 डॉक्टर हटा लिए जाएं और ये कहें कि जैसे अलग अलग डॉक्टर हो गया, दांतों का डॉक्टर हो गया, हड्डियों का डॉक्टर हो गया, न्यूरो सर्जन हो गया, पेट का कोई डॉक्टर हो गया, ठीक है सर, और जैसे कोई फिजिशियन डॉक्टर हो गया, सर्जन डॉक्टर हो गया, इस तरह से अलग अलग 20-40 डॉक्टर अलग अलग टाइम में। आप उसमें से कहते हो भी आज के बाद इस अस्पताल के अंदर मतलब ये जो ऑपरेशन वाला डॉक्टर नहीं रहेगा,
क्या ऑपरेशन वाला डॉक्टर उसमें उस कैटेगरी का नहीं है? क्या जो बुखार देखने वाला डॉक्टर उसका पेट का ऑपरेशन कर देगा किसी चीज का? क्या हड्डियों का कहते तो हड्डियों का डॉक्टर रहेगा, लेकिन दांत जाड़ वाला डॉक्टर नहीं रहेगा? क्या हड्डियों वाला डॉक्टर दांत जाड़ का इलाज कर देगा? क्या सिर का जो डॉक्टर है उसको उठा लिया, न्यूरोसर्जन को उठा लिया जाए अस्पताल से, क्या वो दूसरा ऑपरेशन करने वाला उस सिर का ऑपरेशन कर देगा? इसी प्रकार से स्कूलों के अंदर जो पोस्टें हैं, भी मैथ वाला है, साइंस वाला है, संस्कृत वाला है, हिंदी वाला है, अंग्रेजी वाला है, एसएस वाला है, ये तो होगी नीचे बड़े मास्टर में हो गए। क्या ये एक दूसरे को सब्जेक्ट पढ़ा के उतने निकल जाएंगे? गुरु जी, आपके कहने का मतलब है सरकार निजीकरण की आड़ में शिक्षा को खत्म कर रही है। बिल्कुल सच्चाई है ये। जो एनईपी 2022 लागू करी है, इसके अंदर हमने सुझाव दिए हैं। अध्यापक संघ ने सुझाव मांगे थे, अध्यापक संघ से सभी संगठनों से मांगे थे, सुझाव दिए थे। उन्होंने सुझाव को देखा ही नहीं, उन्होंने सुझाव को देखा ही नहीं, ना उसमें कोई सुझावों के ऊपर उन्होंने किसी को बुलाया, ना किसी मतलब संगठन को या किसी एनसीईआरटी को किसी को पूछा, इन्होंने लागू कर दिया। भी निजीकरण करना इन स्कूलों का किसी तरह से। हमेशा ही स्कूल बच्चे के पास जाता है, बच्चा स्कूल के पास नहीं जाता। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जन शिक्षा का अधिनियम ये कहता है कि बच्चे के पास शिक्षा आनी चाहिए। ये तो वो सिस्टम करने वाले हैं, सरकार ये सिस्टम करने वाले जो अंग्रेजों के टाइम में होती थी, कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही शिक्षा रही। बाकी लोग क्या करें, बिग फैक्ट्रियों के अंदर जो अडानी अंबानी की बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके अंदर दिहाड़ी करें, वो अनपढ़ रखना इनको। जब शिक्षा नहीं हो, ग्रामीण गांवों के अंदर शिक्षा नहीं रहेगी, स्कूल नहीं रहेंगे तो क्या होंगे? और मैं एक मजे की बात और है, इन्होंने सरकार ने इस लेटर के अंदर निकाला था भी 105 स्कूल ही मर्ज करें जिनमें संख्या कम है, मर्ज करेंगे हम कहे। और सिरसा का इसमें एक स्कूल का नाम आता है, कीर्ति नगर के अंदर कोई स्कूल है इस लेटर के तहत। लेकिन आपके चोपटा ब्लॉक की कल बात करें हम, क्या कल सापुरिया के अंदर धरना नहीं हुआ? भरासरी के अंदर भी धरना हुआ है। तो सापुरिया भी मिडिल स्कूल है, सक्कर मंदोरी में के अंदर भी मिडिल स्कूल है, और सौवाला फर्स्ट के अंदर भी मिडिल स्कूल है। इन स्कूलों के अंदर इनके नॉर्म के अनुसार 20 बच्चे चाहिए इन स्कूल क्लासों के अंदर। सापुरिया के अंदर 52 बच्चे हैं, एक स्कूल में 54 बच्चे हैं, एक में 35 हैं, और रोड़ी के अंदर 212 हैं, और एक एलनाबाद में ऐसा स्कूल है जिसमें 235 है। इन स्कूलों में पोस्ट ही कैप्ट कर दी सारी की सारी। कोई भी भरना चाहता है टीचर, जैसे उसका तबादला हो रहा है पिछले वाले टीचर का, लेकिन इसकी जगह कोई और टीचर आना चाहता है मान लो, तो उसके स्टेशन ही नहीं खुल रहा, तो वो आपने कैसे मर्ज कर दिए? इसका मतलब मर्ज ही कर रहे हैं, स्कूलों को खत्म ही कर रहे हैं। ये कहानी समझ में नहीं आ रही। और ना ही ये 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर ना तो पीजीटी दे रहे और ना ही वहाँ टीजीटी दे रहे। बरासरी गांव का जो मामला है सर, आपके ज्ञान में आया होगा, हमने खबर भी चलाई थी। बरासरी गांव में जो पीजीटी जो पोस्ट थी वो भी ट्रांसफर कर दिए गए सारे सारे। और वो एक ऐसा स्कूल है जिन्होंने पूरे स्टेट के अंदर सौंदर्यकरण के अंदर फर्स्ट जो है प्राइज हासिल किया था। अब ऐसे स्कूलों के ये हालात कर दिए गए हैं, तो आने वाले समय में यही है, अभी सरकार जो है शिक्षा खत्म कर रही है। सर बरासरी स्कूल है ना, सौंदर्यकरण नहीं, उसका हर क्षेत्र के अंदर अव्वल आया है। चाहे वो एनएमएमएस में हो, शिक्षा में हो, मेरिट के अंदर हो, हर जगह है। वहाँ वही हाई स्कूल है, मैं जो आपको पहले बता रहा वही प्रॉब्लम है, हाई स्कूल है। हाई स्कूल से इन्होंने पीजीटी हटा लिए, वहाँ एक भी पीजीटी नहीं छोड़ा, ठीक है। और टीजीटी की पोस्ट वहाँ खुली नहीं है, उन्होंने सिर्फ 3 टीचर हैं, हेडमास्टर के अलावा 3 ही टीचर, 3 ही पोस्ट छोड़ी है वहाँ। तो ये बताओ, इतना बड़ा स्कूल, इतने बच्चे, वो 3 मास्टर कैसे पढ़ा देंगे उस स्कूल के अंदर? क्या मैथ वाला जो मैथ का टीचर है वो साइंस पढ़ा देगा? एसएस वाला इंग्लिश पढ़ा देगा? संस्कृत वाला हिंदी पढ़ा देगा? और वो भी 6वीं से लेके 10वीं क्लास तक। प्रॉब्लम यही आई हुई है सारी। इन्होंने पोर्टल के अंदर ये सारी पोस्टें कैप्ट कर ली है, और टीचर की संख्या 28,000। इन्होंने जो अभी विधानसभा के अंदर सत्र आया था, उसमें एक मुद्दा उठा था, बलराज कुंडू विधायक हैं जो मैम से, उन्होंने उठाया था। उसमें क्वेश्चन के अंदर ये प्रूफ हो चुका था भी 28,000 पोस्टें खाली है। वो 28,000 पोस्टें खाना चाहते हैं ये, वहां कोई टीचर ना देना पड़े, इनको भर्ती ना करना पड़े। प्राइमरी के अंदर आज 2012 के अंदर वैकेंसी निकली थी, 2012 के बाद 14,000 के अंदर इनका रिजल्ट आया था। कोर्ट में लड़ाई करते करते ये 2017 के अंदर इन्होंने ज्वाइनिंग कराई थी। आज कितने साल हो गए, एक भी जेबीटी टीचर इन्होंने और नहीं लिया। किसी भी स्कूल के अंदर पहले टीचर आता है, फिर बच्चा आता है। अगर टीचर पूरे होंगे और शिक्षा अच्छी होगी, वहाँ अच्छा नीति होगी, तो बच्चे अगले साल अपने आप आ जाएंगे। स्कूल तो बच्चे पिछले कई सालों से बड़े हैं।
अगर आप टीचर नहीं दोगे, आज मान लो 100 बच्चे हैं, आपने टीचर उनको दिए नहीं, 5 क्लासें हैं, अगर टीचर नहीं दोगे तो अगले साल बच्चे घट जाएंगे। और वो सरकार यही चाहती है बच्चे घटें। जब सरकार ने पहले 134 एक कानून बनाया था, उसके अंदर गरीब घरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की बात करी थी। उनके टेस्ट हुए, टेस्ट लेके उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजा, और उनकी आज तक बोले फीस हम देंगे, अभी तक प्राइवेट स्कूल वाले सड़कों पर रोते फिर रहे हैं, कोई किसी को फीस नहीं दी उनको। अब कहते हैं चिराग योजना ले आए, भी हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए 700 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक पर क्लास के हिसाब से दे देंगे। जब आप वहां 1100 रुपए दे सकते हो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, तो आप क्यों ना इन स्कूलों में टीचर ही दे दो ना, भी उन बच्चों को जाना ही ना पड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। भी आप उनको पैसे क्यों दे रहे हो, स्कूल के अंदर खर्चा करो। सरकार का स्वास्थ्य है, शिक्षा और सुरक्षा, ये हर हिंदुस्तान सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे किसी विदेश की सरकार की हो, सबकी ये फर्ज बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनको वो उपलब्ध कराई जाए। लेकिन ये सरकारें, आज के युग की जो सरकारें आ रही हैं, वो विशेषकर अपने भारत सरकार की और इनकी जो राज्यों के अंदर सरकारें हैं, ये सरकारें इन सभी चीजों को बेचना चाहती है। सर, जिनको हम चुन करके भेजते हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपीज हो, वो वहां पर आवाज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि मेरे को तो ये लगता है, मेरी खुद की राय है ये भी, ये सरकार के जैसे कोई चल चुल के विधायक वगैरह वगैरह चले गया, वो उस सरकार का है, वहां दब जाते हैं। क्योंकि सरकार बदलती रहती है। सरकार, पिछली सरकार की नीति जो मान लो किसी सरकार ने गलत बनाई, आज कोई विपक्ष है, पहले बीजेपी विपक्ष में था, कांग्रेस की सरकार थी, वो थी, वो कहती थी भी ये चीजें गलत है, और उसकी सरकार दोबारा पलट के आ गई, क्या उन्होंने वो चीज वापस ले ली? कोई गलत नीति बताता है विपक्ष में बैठा हुआ, विपक्ष में गलत बताता है हमेशा, लेकिन पक्ष में आने के बाद उसको कभी भी वापस नहीं लेता। जितनी भी सरकारें कोई भी आ रही हो आजकल, ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ लूटमार की सरकारें हैं। इनको कोई मतलब नहीं है जनता के विकास से, सुरक्षा से, या इसके शिक्षा से, या स्वास्थ्य से। देश का आम नागरिक सर कैसे जागृत हो पाएगा? तमाम हालात के बारे में आपने जानकारी दी है, देश के खस्ता हालात है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार मिल नहीं रहे, तो अब देश के आम जो नागरिक है वो कैसे जागृत होंगे? जागरूकता कहाँ से आती है? शिक्षा से आती है। अगर हम सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो शिक्षित हो जाएंगे तो जागरूकता आएगी। जैसे पहले कोई किसी नेता से या किसी मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछता था, आज जब शिक्षा धीरे धीरे तो थोड़ा शिक्षा का प्रसार हुआ, लोग पढ़ने लिखने लगे, तो आजकल गांव के अंदर जब कोई मंत्री या कोई विधायक आता है, पूछते हैं ना, यही इनको चुभता है। ये दोबारा से इनको अनपढ़ता की ओर ले जाना चाहते हैं, ताकि इनसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला भी ना हो, और पुराने टाइम वाला राज आ जाएगा। अगर यही हालात रहे तो शिक्षा सिर्फ अमीर लोगों की रह जाएगी, क्योंकि आज जो शिक्षा, सरकारी शिक्षा बंद हो जाएगी तो प्राइवेट हाथों में आ जाएगी। प्राइवेट हाथों वाले इस शिक्षा को मन मर्जी के रेटों में लेंगे उसको। आप देख रहे हो स्कूलों में, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले जिसकी 7-8 हजार रुपए फीस होया करती प्राइवेट स्कूल की, उसकी आज नर्सरी क्लास की और पहले क्लास की 50-50 हजार रुपए हैं। और जो नामी ग्रामी स्कूल हो चुके हैं ना, जो कहते हैं इंग्लिश मीडियम, हमारे 1-1 सवा लाख रुपए ले रहे हैं बच्चों से, पहली क्लास के, नर्सरी क्लास के। क्या गरीब आदमी जिसके रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं, वो क्या वहां पढ़ा लेगा? तो वो क्या होगा? अनपढ़ रह जाएंगे। ग्रामीण बच्चों के पढ़ ही नहीं सकेंगे उस महंगी शिक्षा के अंदर, और नहीं पढ़ सकेंगे तो वो फैक्ट्रियों में काम करने लायक रह जाएंगे, सिर्फ फैक्ट्रियों में काम करेंगे। इन्होंने तो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लगाना है, ना कि बच्चों का विकास करना है। भी सरकारी नौकरियां खोलोगे आप, रोजगार दोगे, टीचर की भर्ती 28 हजार की अगर भर्ती करते हैं, ये मान लो 28 हजार लोगों को लगाते हैं, तो कहाँ के लोग लगेंगे? हरियाणा के लगेंगे, किसी ना किसी घर का लगेगा। जो आज एक बेरोजगारी की कतार खड़ी है, उसमें कम से कम 28 हजार लोग तो कम करो आप। स्कूल ना तोड़ो, स्कूलों को मर्ज ना करो, वैकेंसियों को कैप्ट ना करें, उसकी जगह भर्ती करें नई, और भर्ती करके नए टीचर देते हैं। हमारी तो यही मांग है अध्यापक संघ की। सर, पीछे पीटीए टीचर भी हटाए गए, उनके बारे में क्या? ऐसा है जी, किसी भी को लगाना और किसी की वैकेंसी निकालना ना किसी आम नागरिक के हाथ में बात है, ना किसी टीचर की है। सरकार ही निकालती है, सरकारी वैकेंसी निकालती है, सरकारी इंटरव्यू लेती है। टीचर का, किसी आम आदमी का टीचर तो वो बाद में बनता है, पहले तो एक अभ्यर्थी होता है,
वो अपनी इस लाइन में आता है, फार्म भरता है, उसमें कोई गड़बड़ी घोटाला करती है तो सरकार करती है, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? टीचर लगे होते हैं। जो टीचर 9-9 10-10 साल तक पढ़ाए हैं, उनके खिलाए हुए खिलाड़ी आज गोल्ड मेडलिस्ट ला रहे हैं। हरियाणा के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड लाने वाले कौन है? हरियाणा के हैं। तो वो बच्चे कौन तैयार होता है? जो शुरू में 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में से शारीरिक शिक्षा की जो टीचर उसको शिक्षा देते हैं, उसके आधार पर ही आगे तैयार होते हैं। तो इनके पढ़ाए हुए तो पीटीआई, इनके पढ़ाए हुए तो गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, कोई सिल्वर मेडल लेके आ रहे हैं। इन टीचरों का क्या दोष है? सिर्फ सरकार की नीतियों के ही कारण ये दिक्कतें आई है। सर, कई स्कूलों को खत्म करने का जो सरकारी फरमान आया है, उसके बारे में अभी तो फरमान क्या है, स्कूलों के सबको धीरे धीरे इंजेक्शन लगा के देख रहे हैं। ये भी ग्रामीणों में क्या रोष आता है, टीचरों में, संगठनों में क्या रोष रह जाता है। तो ये तो एक इंजेक्शन दे रहे हैं। इंजेक्शन को अगर इनका सक्सेसफुल हो गया तो आने वाले आप 5 साल में देख लेना, आपको सरकारी स्कूल ही नहीं मिलेंगे। शिक्षा कितनी महंगी हो जाएगी उसका कोई अंदाजा ही नहीं रहेगा। बहुत महंगी शिक्षा मिलेगी। जो अब एक आम आदमी के पास शिक्षा है, वो आम आदमी के हाथों से निकलती जा रही है शिक्षा। लोगों से क्या निवेदन करते हो, जो लोग आपको देख रहे हैं? क्या आपके दर्शक हैं और जो भी लोग हैं, कल जैसे जागरूकता है ही, लोगों में जागरूकता तो है ही। जब हमने देखा है कल सोशल मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर आज देख रहे हैं भी, पिछले 3 दिनों से हरियाणा के हर जिले से, अलग अलग स्कूलों से, जहाँ स्कूलों में दिक्कत आई है, तो धीरे धीरे प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई टीचर तो नहीं गया वहाँ, स्कूल के लोग आ रहे हैं। लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है ना, वैसे वैसे प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और आप देखते रहना, ये आने वाले 5-7 दिनों में अगर सरकार ने सही ढंग से नहीं काम किया ना, तो ये एक जन आंदोलन बन जाएगा। क्योंकि शिक्षा हर ग्रामीण चाहता है कि उसका बच्चे को यहाँ शिक्षा मिले और वो उसके पास ही मिले। अगर 15-20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ जाए ना बच्चे को, छोटे बच्चों को, तो शिक्षा के लिए वो पुराने वाली टाइम हो जाएगी। वही बात, ये स्कूल बनाए किसने थे? सरकार ने तो, लोगों ने डिमांड करी थी, अध्यापकों ने डिमांड नहीं करी थी, लोगों ने मांग करी थी। गांव में भी, मेरे गांव में 8वीं तक का होना चाहिए, मेरे गांव में फिर हमारे 10वीं तक का होना चाहिए, या मेरे गांव में +2 तक का होना चाहिए भी, मेरे गांव में लड़कियों का अलग होना चाहिए, लड़कों का अलग। संख्या जैसे जैसे बढ़ती रही, वैसे वैसे उन्होंने स्कूलों की डिमांड करी और गवर्नमेंट ने वो स्कूल बनाए, ग्रामीणों के लिए बनाए। यार उन्हीं को अब दोबारा तोड़ रहे हैं, तो ग्रामीण तो सी जोश में आएंगे और प्रदर्शन में करेंगे। तो मैं सभी जो भी साथी इससे जुड़े हुए हैं, जो भी आपके फॉलोअर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने बातें बताई है आपको, उन पर गौर करें। और शिक्षा एक अधिकार है हमारा, सवा सत्य, शिक्षा और शिक्षा, तीनों अधिकार हैं। ये सरकार को भी और जनता को इसको चीज को समझना होगा भी, इस चीज की कोई कीमत नहीं होती है, हमें ये देनी ही देनी है। ताकि भी आप, सरकार चाहती है हमारे बढ़िया वैज्ञानिक बने, बढ़िया इंजीनियर बने, तो इंजीनियर और वैज्ञानिक बनेंगे कब? जब उनको बढ़िया शिक्षा मिलेगी। आपने +2 में इनके स्कूलों में, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पीजीटी की, कहीं इकोनॉमिक्स, आपने इकोनॉमिक्स की पोस्ट तोड़ दी, कहीं केमिस्ट्री की पोस्ट कैप्ट कर दी, कहीं कुछ पोस्ट कैप्ट कर दी। इन्होंने पोस्टें कैप्ट कर दी है स्कूलों के अंदर। और वो पोस्टें, वो टीचर ही नहीं होंगे उन सब्जेक्ट होंगे उनके। अगर मैथ का टीचर नहीं हो तो मैथ कौन कराएगा? अगर फिजिक्स का नहीं हो तो फिजिक्स कौन कराएगा? बायो का नहीं हो तो बायो कौन कराएगा? केमिस्ट्री का नहीं होगा तो केमिस्ट्री कौन कराएगा? हर स्कूल में हर एक टीचर होना चाहिए। और इनकी जो खुद का कानून है ना, 2009 का है, जो RTE है, वो ये कहता है भी हर भाषा का एक टीचर होना चाहिए, हर भाषा का एक अध्यापक स्कूल में पढ़ाने के लिए होना चाहिए। कटौती कर रही है सरकार, कर रही है। धन्यवाद सर तमाम बातों के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे को आपने यहाँ बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा अध्यापक शिक्षक संघ के विनोद कुमार जी मास्टर जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार को शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, ये ऐसे विषय हैं जिन विषयों की ओर सरकार का ध्यान होना चाहिए। सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि इन तमाम पहलुओं पर सरकार जो है आगे आए। लेकिन सरकार जो है निजीकरण को बढ़ावा देकर कहीं ना कहीं शिक्षा का जो मंदिर है उनको तोड़ने का काम कर रही है। और विनोद कुमार जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली लागू नहीं करती है तो आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
तो मास्टर जी से इन तमाम पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि देश के अंदर जो शिक्षा को ख़त्म करने का, निजीकरण को बढ़ावा देने का जो ये सरकार एक जो सिस्टम बना रही है, इस सिस्टम को रोकने के लिए आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदौरा। धन्यवाद।